बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं वाजिद अली कंबो, योर केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट, पीएमसी उसका आज हम यूनिट 3 गैसेस इसको पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। गैसेस की प्रॉपर्टीज में ना मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। आपने जो आपकी टेक्स्ट बुक्स हैं वहां पे जो गैसेस की, सॉलिड की, लिक्विड की, इन तीनों की प्रॉपर्टीज को एक दफा आपने रीड आउट करना है और इन तीनों की प्रॉपर्टीज को आपने कंपेयर करना है। जिन जिन प्रॉपर्टीज को आप ज्यादा फोकस करेंगे उनको जरा देख लें। आप ना एक तो शेप की बात कर लो। शेप हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि गैसेस हैज इनडेफिनिट शेप एंड इनडेफिनिट वॉल्यूम। शेप के साथ साथ अब वॉल्यूम का जिक्र कर लो। वॉल्यूम। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो है इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। अगर मैं इंटरमोलेकुलर फोर्सेस की बात करूं ना तो हम कहते हैं कि गैसेस में जो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस हैं वो वीकेस्ट है। सॉलिड में जो है वो, लिक्विड में जो है वो सिग्निफिकेंट है और सॉलिड में जो है वो स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल इसी तरह आप गैसेस के केस में डिफ्यूजन की बात कर लो, डिफ्यूजन की बात कर लो, आप फ्यूजन की बात कर लो। गैसेस के केस में आप कंप्रेसिबिलिटी की बात कर लो। कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी यानी गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड, गैसेस कैन एक्सपैंड। लेकिन लिक्विड और सॉलिड की बात करेंगे तो ये प्रॉपर्टी वहां डिफर करती। एक छोटी सी बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। एक और बहुत अहम बात गैसेस के बारे में। स्टूडेंट, अगर मैं आपको ना फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करूं, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, ये 4 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, 4। एक आपके पास सॉलिड, फिर आपके पास लिक्विड, फिर आपके पास गैस, एंड देन यू हैव द प्लाज्मा। प्लाज्मा। अगर मैं इसमें बात करूं ना तो गैसेस के बारे में मैं कहूंगा दीज आर सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। सिंपलेस्ट। गैसेस के बारे में मैं क्या कहूंगा कि गैसेस आर सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। यानी ये मैटर की वो फॉर्म है जिसको हम आसानी से, इजीली समझ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। प्लाज्मा के बारे में, जो विजिबल यूनिवर्स है वो 99% प्लाज्मा पर कंसिस्ट करती है। ये 2 बातें ध्यान में रखनी है कि विजिबल यूनिवर्स जिसको आप देख सकते हैं ये 99% प्लाज्मा पे कंसिस्ट करती है। जमीन पर प्लाज्मा बहुत कम है और जमीन पर जो सबसे कम, लेस कॉमन स्टेट ऑफ मैटर वो है आपके पास लिक्विड। ये कुछ इब्तदाई सी बातें मैं कहता हूं ये आपको आनी चाहिए। और फिर जिस तरह आप ना गैसेस के बारे में KMT ऑफ गैसेस पढ़ते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह आप KMT ऑफ सॉलिड, KMT ऑफ लिक्विड उनको भी स्टडी करते हैं। तो आपने काम क्या करना है? मैंने आपको क्या टास्क दिया? टास्क ये दिया कि आपने गैसेस की प्रॉपर्टीज, लिक्विड और सॉलिड की प्रॉपर्टीज, इनको कंपेयर करना है। पॉइंट ऑफ, मैं अक्सर क्या आपसे कहता हूं कि एंटीटेस्ट इज द अदर नेम ऑफ कंपैरेटिव स्टडी। तो आपने कंपैरेटिव स्टडी, उसके बाद आपने इन तीनों के बारे में, गैसेस के बारे में, लिक्विड के बारे में, सॉलिड्स के बारे में, आपने KMT की डिफरेंट पास्टुलेट्स इनको रीड आउट करना है। अब हम बढ़ते हैं प्रेशर। और यहां प्रेशर से मेरी मुराद गैसेस, यानी चैप्टर का बकिया हिस्सा जो भी होगा मेरा उसमें टारगेट जो मैटर की स्टेट है वो गैसेस है। प्रेशर से आगाज कर। हम प्रेशर क्या करते हैं? हम कहते हैं जी प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, इसे हम कहते हैं प्रेशर। ये तो FSC है। एंटीटेस्ट क्या कहता है? एंटीटेस्ट कहता है कि आपके पास ये एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर है। इस सिलेंडर में ये इसका पिस्टन है, ये मूवेबल पिस्टन है, पिस्टन। इसमें आपने गैस के मॉलिक्यूल्स लिए, दीज आर मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। ये मैं लफ्ज प्रेशर आपको समझाने जा रहा हूं। अब ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, दे नॉट ओनली कोलाइड विद ईच अदर, ये आपस में भी टकराते हैं, ये आपस में भी टकराते हैं। दे आल्सो कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। जब ये मॉलिक्यूल वॉल ऑफ कंटेनर से टकराता है तो ये वॉल पे फोर्स लगाता है। जितने एरिया पे फोर्स लगती है, फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड प्रेशर। तो अब क्या कहें, अगर इस सिलेंडर के अंदर गैस है और हम कहते हैं वो गैस प्रेशर रखती है,
द प्रेशर ऑफ गैस इज ड्यू टू कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। मॉलिक्यूल्स ही वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ कोलिजन, उस कोलिजन की वजह से जो प्रेशर है वो एक्सर्ट होता है। मैं ना 2-3 बातें आपके सामने लाना चाहता। पहली बात, स्टूडेंट, अमाउंट ऑफ गैस, अमाउंट ऑफ गैस, मैं इसको ना नंबर ऑफ मोल्स कहता हूं। जितनी गैस आप ज्यादा ऐड करते जाएंगे ना, जितनी अमाउंट ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बढ़ाते जाएंगे, उतने गैस के मॉलिक्यूल बढ़ते जाएंगे। ये आपने ध्यान में रखना है कि नंबर ऑफ मोल्स दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जितने गैस के मोल्स बढ़ते जाएंगे, यानी अमाउंट ज्यादा से ज्यादा डालेंगे, उतने गैस के मॉलिक्यूल बढ़ेंगे, और जितने मॉलिक्यूल्स की तादाद बढ़ेगी उतनी कोलिजन ज्यादा होगी, और जितनी कोलिजन ज्यादा होगी डेफिनेटली उतना प्रेशर ज्यादा होगा। तो पहली बात मैंने आप तक क्या कन्वे की? पहली बात मैंने कन्वे की कि प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। दूसरी बात जो है ना, ये गैस जो है ना, इसका टेम्परेचर सपोज 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस टेम्परेचर पर गैस मॉलिक्यूल बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं, और वो मॉलिक्यूल्स आके वॉल को हिट कर रहे हैं। आप टेम्परेचर को बढ़ा के 25 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड कर दो। जो ही आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी, और हाई टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल फोर्सफुली जाके टकराएंगे। जितने मॉलिक्यूल ज्यादा जोर से टकराएंगे उतनी वो ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करेंगे, और इस बीच उसका प्रेशर क्या होगा? तो टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ने से मॉलिक्यूल्स फोर्सफुली वॉल्स ऑफ कंटेनर से स्ट्राइक करते हैं, और यूं प्रेशर क्या करता है? इंक्रीज करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तीसरी एक और चीज, और वो क्या, आप ना ये प्रेशर क्या है? प्रेशर और एरिया एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी अगर आप पिस्टन एरिया और आप जानते हैं ना कि वॉल्यूम को एक और लेंथ से मल्टीप्लाई करें तो वो एरिया बन जाता है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्स है। आप इस गैस का वॉल्यूम बढ़ाओ, जब गैस का वॉल्यूम बढ़ाएंगे ना तो अब क्या होगा? अब पर मॉलिक्यूल ज्यादा स्पेस मिलेगी, एरिया बढ़ जाएगा। एरिया बढ़ने से प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तीसरी बात जो आपको बताई वो है कि प्रेशर जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये कुछ बातें आपको आनी चाहिए। प्रेशर जब गैस मॉलिक्यूल वॉल ऑफ कंटेनर से स्ट्राइक करते हैं, जितनी गैस ज्यादा उतने ज्यादा मॉलिक्यूल स्ट्राइक करेंगे। जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना मॉलिक्यूल फोर्सफुली स्ट्राइक करेंगे। जितना वॉल्यूम बढ़ाओगे एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। ये बातें आपको आनी चाहिए, ये बुनियादी चीजें हैं। यूनिट्स ऑफ प्रेशर पे आ जाए। द फर्स्ट वन इज नंबर 1, पहला जो यूनिट है वो एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर, हम तो एटमॉस्फेयर कहते हैं ना मौसम को, हम इसको ATM से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे ज्यादा हम इसे यूज कर होते हैं, एटमॉस्फेयर को यूज करते हैं। और ये यूनिट, ये बिगर यूनिट ऑफ प्रेशर है, बिगर, सबसे बड़ा है जितने भी हम स्टडी करेंगे। आपको ना प्रेशर की, एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन आनी चाहिए। मैं 2 डेफिनेशन आपको बताता हूं। पहली डेफिनेशन कि 1 एटमॉस्फेयर कितना प्रेशर होता है? द प्रेशर दैट कैन सपोर्ट 760 mm ऑफ Hg या 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg at 0 डिग्री सेंटीग्रेड एट सी लेवल, दैट इज कॉल्ड 1 एटमॉस्फेयर। एक और भी, द फोर्स exerted by 76 centimeter या 760 mm of Hg on an area of 1 centimeter at sea level at 0 degree centigrade, that is called 1 atmosphere। आपको एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन आनी चाहिए। नंबर 2, एक और यूनिट, और वो है SI, सिस्टम इंटरनेशनल में जो यूनिट ऑफ प्रेशर है वो क्या है, उसकी तरफ आते हैं। बेटा जी आप खुद कैलकुलेट करो। प्रेशर दैट इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स आ गया न्यूटन में, एरिया आ गया मीटर स्क्वायर में, तो आपके पास क्या बनेगा? आपके पास बनेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस वन इज द न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस वन इज द यूनिट ऑफ SI यूनिट ऑफ प्रेशर, SI यूनिट ऑफ प्रेशर। एक और बात,
ये जो प्रेशर है ना, इस पे सबसे पहले जो काम किया था ना, वो एक साइंटिस्ट था ब्लेज पास्कल। पास्कल इसने बहुत ज्यादा काम किया था। हम उसी के नाम पे ना ये 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी कहते हैं। पास्कल पीए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 पास्कल। ये एक चीज आपको आनी चाहिए। एक और बात, ये एटमॉस्फेयर और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का क्या रिलेशन है? इनका रिलेशन है कि 1 एटमॉस्फेयर दैट इज इक्वल टू 10 13 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या अब यहां पास्कल लिख लो, 10 13 25 पास्कल। पास्कल में 1 किलो पास्कल भी आता, किलो पास्कल। अगर आप इस पॉइंट को यहां से उठाकर यहां ले आए, ये बनेगा 101.325। अब ये पास्कल नहीं, इट विल बिकम द किलो पास्कल। ये चीजें आपने आनी है। तीसरा जो यूनिट में आऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर हम उसको यूज कर रहे हैं, दैट इज टॉर। TORR टॉर। हम टी को स्मॉल लिख देते हैं, हम लिखते हैं यूं TORR टॉर। ये जो है ना, ये साइंटिफिक वर्क है ना, साइंटिफिक वर्क में जो प्रेशर का यूनिट है वो टॉर है। ये एक साइंटिस्ट था एवेंजिलेटा टॉरिसेली, तो इटालियन केमिस्ट, इटालियन फिजिसिस्ट। तो एवेंजिलेटा टॉरिसेली, उसके नाम पे ये टॉर आता है। अब ये जो टॉर है, अब एक बात याद रखना, 1 टॉर दैट इज इक्वल टू 1 mm of Hg। ये रिलेशन याद रखना है, 1 mm of Hg। अब ये जो टॉर है, इसका एटमॉस्फेयर से क्या रिलेशन है? हम आमतौर पर क्या कहते हैं? हम कहते हैं जी 1 एटमॉस्फेयर दैट इज इक्वल टू 760 टॉर या 760 mm of Hg। अब जरा गौर से सुनना है, ये FSC है। अगर मैं ये लिखूं ना कि 1 एटमॉस्फेयर 760 टॉर के बराबर है, दिस इज FSC। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि 1 टॉर, मेरा आपसे क्वेश्चन, 1 टॉर ये कितने एटमॉस्फेयर के बराबर है? यहां बताना है कितने एटमॉस्फेयर के बराबर है। 1 एटमॉस्फेयर इतने टॉर के बराबर, और 1 टॉर कितने एटमॉस्फेयर के बराबर है? तो डेफिनेटली 760 को 1 के नीचे ले जाएंगे, तो 1 डिवाइडेड बाय 760 जो आंसर आएगा वो यहां पे आप पुट करेंगे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, मेरे पास नंबर 4 पे आ गया एक और यूनिट, और उस यूनिट को हम कहते हैं PSI। ये मैंने स्मॉल लेटर लिए, PSI मीन पाउंड पर स्क्वेयर इंच। पाउंड पर स्क्वेयर इंच। जो इंजीनियरिंग वर्क है ना, इंजीनियरिंग वर्क जो है, उसमें जो प्रेशर का यूनिट है वो PSI है, पाउंड पर स्क्वेयर इंच। जब आप गाड़ी में ना, गाड़ी के टायर्स में एयर फिल करवाते हैं ना, तो आप उसको जो बता रहे होते हैं ना कि 30 या 32 का प्रेशर रखें, तो वो आप ना PSI में बताते हैं कि 30 PSI या 32 PSI, इतना प्रेशर आपने टायरों में रखना है। तो वो आपके पास। इसी तरह ये जितना भी इंजीनियरिंग वर्क होता है ना, उसमें जो भी प्रेशर का यूनिट इस्तेमाल हो रहा था वो PSI होता है। अब व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन PSI? अच्छा, आप एक नोट करो, इसको और PSI को, इन सब का मैं किसके साथ कोरिलेट करता जाता हूं? एटमॉस्फेयर के साथ। तो 1 एटमॉस्फेयर दैट इज इक्वल टू 14.7 PSI। ये बात आपने याद रखनी, ये वैल्यूज आपको आनी चाहिए। ये PSI मैं कह रहा हूं बार बार, ये मैं तीनों स्मॉल लेटर यूज करता हूं। नंबर 5 पे मेरे पास एक और आ गया, उसे हम कहते हैं बार या आप उसको मिली बार भी ले लो, मिली बार। अच्छा, याद रखना, 2 हम टर्म इस्तेमाल करते हैं। जब मैं कहूं ना बार, BAR बार, तो बार का मतलब होता है प्रेशर। और जब मैं कहता हूं ना थर्म, THERM थर्म, तो थर्म का मतलब होता है हीट। ये ना मीनिंग याद रखने, बार प्रेशर, आइसो बार at constant pressure, iso means same, constant, isotherm at constant temperature। तो बार, ये 5 हो गए। अब बार याद रखना, 1 एटमॉस्फेयर
तकरीबन 1 बार के बराबर है। हम कहते हैं हमें तकरीबन नहीं चाहिए, हमें एक्यूरेट वैल्यू चाहिए, एक्यूरेट बताएं। तो एक्यूरेट ठीक है, 1 एटमॉस्फेयर दैट इज इक्वल टू, मैं ये लिखूंगा, मैं पहले ये बोलूंगा 10 13 25, 10 13 25। जरा गौर से, थोड़ा सब्र से, मैं यहां पॉइंट लगा देता हूं और ये क्या आ गया, बार, ये बार आ गया। इसका मतलब हुआ, अब मैंने पहले यहां पे ना, मैंने पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट हैं उनको मैंने राउंड ऑफ कर दिया, निगेट कर दिया। तो मैंने कहा 1 एटमॉस्फेयर, और अगर आप एग्जैक्टली जानना चाहते तो वो 1 एटमॉस्फेयर इतने बार के बराबर है, इतने बार के बराबर है। अच्छा, अगर आप मिली बार की बात करते हैं, बार नहीं मिली बार, तो मिली बार है ना, तो ये पॉइंट 3 डिजिट इधर ले जाओ, तो 1 एटमॉस्फेयर दैट इज इक्वल टू 10 13.25 मिली बार। ये जो बार है या मिली बार है, ये प्रेशर का यूनिट कहां इस्तेमाल होता है? दिस यूनिट इज यूज्ड बाय मटीरियोलॉजिस्ट। ये मटीरियोलॉजिस्ट क्या होते हैं? माहिरे मौसमियात, वो इसको यूज कर रहे थे। मैं अगर इन 5 के 5 यूनिट्स जो मैंने आपके साथ प्रेशर के शेयर किए, अगर इनको मैं एक जगह यकजा करूं, इनको मैं कोरिलेट करता हूं। ऊपर वाली बातों को मैं, आखिरी बात, मैंने आपको बताया कि 1 एटमॉस्फेयर ये तकरीबन 1.01325 बार के बराबर, और ये 14.7 psi के बराबर, और ये 760 टॉर के बराबर। यहां टॉर कह लो या mm/Hg कह लो, और ये बराबर है 10 13.25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये कह लो या पास्कल कह लो। ये मैंने, अगर मैं कहूं कि इन 5 यूनिट्स में से बिगर यूनिट कौन सा है, बड़ा यूनिट कौन सा है, तो वो एटमॉस्फेयर है। अगर मैं कहूं कि इनमें सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है, तो वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। इनमें एसआई यूनिट कौन सा है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और अगर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का ऑप्शन ना दिया हो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, अगर उसमें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, टिक कर दे। अगर वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर नहीं दे रहा, वो पास्कल दे रहा है, ठीक है ना, तो फिर आप उस पास्कल, लेकिन अगर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल दोनों दे रहे हैं, तो फिर आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को टिक करेंगे। ये मैंने जो आपको बातें बताई है ना, ऑल दिस इज अबाउट प्रेशर एंड यूनिट्स ऑफ प्रेशर। अब हम पढ़ते हैं गैस लॉज की तरफ। स्टूडेंट, गैस लॉज के बारे में ना मैं कुछ बातें आपके साथ पहले शेयर करना चाहता हूं। मैं जो भी यहां चीज रखता हूं, अब याद रखना, ये सारी चीजें जो मैं आपको पढ़ा रहा होता हूं ना, ये मेरी वेल कैलकुलेटेड होती हैं, और ये मैं गुज़िश्ता कई सालों से पढ़ा रहा हूं। और मेरी कोशिश होती है कि जो आपका एमडी कैट का जो टेस्ट है या कोई भी एंटी टेस्ट है, उसमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट, कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन ना रह जाए। मैं सब कॉन्सेप्ट आपके सामने लाता हूं, और जो भी मैं बुनियादी चीजें लिख रहा हूं, तो इसमें कोई भी फजूल नहीं है। हर एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट, हर एक कॉन्सेप्ट आपका एमसीक्यू है। अब देखो, गैस लॉज में मैं क्या करता हूं, पहली बात, मैं आपको गैस लॉज, वैसे तो हम 5 पढ़ते हैं, लेकिन पीएमसी उसमें 3 पे फोकस कर रहा है। बॉयल्स है, चार्ल्स है, एवोगैड्रो, आगे जो है आपके पास डाल्टन है, ग्राहम है, फिलहाल उसको हम साइड पे रखते हैं। ये जो 3 पहले हैं, इनको मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, जो गैस लॉज है ना, पहली बात, दे आर एप्लीकेबल ऑन गैसेस ओनली। ये मेरी पहली बात आपने ज़हन में बिठानी। यानी गैस लॉज सिर्फ गैसेस पे अप्लाई होते हैं, लिक्विड और सॉलिड पे ये अप्लाई नहीं होते। और दूसरी बात, दे आर ओबेड बाय आइडियल गैसेस एट ऑल कंडीशंस कह लें। मैं वो जो कंडीशन बोलूंगा ना, वो मेन है टेम्परेचर और प्रेशर। तो टेम्परेचर, अच्छा ना, काश आपको लफ्ज उबेड का मानी आ जाए, बार बन जाए। कहता है कि ये जो गैस लॉज है ना, ये आइडियल गैसेस तमाम कंडीशन पर इनको ओबे करती है। अब ओबे के मानी मैं यही कह रहा हूं, अगर आपको ओबे के मानी आ जाए, बात बन जाए। ओबे का मानी क्या होता है?
ओबे का मानी होता है कि मैं आपसे कहता हूं एक गैस है, एक आइडियल गैस है। मैं कहता हूं बेटा जी ये आइडियल गैस है, इसका प्रेशर मैं आपको दे देता हूं, इसका टेम्परेचर मैं आपको बता देता हूं, इसकी अमाउंट मैं आपको बता देता हूं, नंबर ऑफ मोल्स बता देता हूं। ये 3 चीजें मैंने बता दी और मैं आपसे कहता हूं मुझे बताओ इस गैस का वॉल्यूम क्या होगा। तो आप क्या करते हैं, आप ये इक्वेशन लगाते हैं PV = nRT। ये जो इक्वेशन है ना, जनरल गैस इक्वेशन, ये 3 गैस लॉज का कॉम्बिनेशन है ये। अब आपने काम क्या किया, आपने 2 काम करने हैं। जो आइडियल गैस दी मैंने ये वैल्यू बताई और मैं आपसे कहता हूं मेरे पास बैठो और मुझे कैलकुलेट करके दो कि इसका वॉल्यूम कितना आता है। आप ये इक्वेशन पुट करते हैं, इक्वेशन पुट करने के बाद फर्ज करते हैं, आप मुझे कहते हैं सर जो वॉल्यूम है ना वो 10 dm³ आता है, 10 dm³। अब मैं कहता हूं अब गो टू लैब और ये प्रैक्टिकली परफॉर्म करो और मुझे बताओ प्रैक्टिकली आंसर। तो जितना प्रेशर, जितना टेम्परेचर, जितनी अमाउंट आपको दी गई उतनी आपने गैस ली, उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म किया। प्रैक्टिकली परफॉर्म करने के बाद आप मुझे क्या बताते हैं कि सर द आंसर इज 10 dm³। अगर कैलकुलेटेड आंसर 10 dm³ है और एक्सपेरिमेंटली आंसर भी 10 dm³ है तो इसका मतलब हुआ कि उस गैस ने इस इक्वेशन को ओबे किया। लेकिन अगर आप मुझे आके कहते हैं कि सर वो जो आंसर है ना वो 12 dm³ आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, या तो वो गैस वो कहीं डंडी मार रही है, या आप इनएक्सपीरियंस्ड हैं, या आपका अपरेटस फॉल्टी है, और या ये इक्वेशन गलत है। ना मैं अपरेटस की बात करता हूं, ना मैं आपके इनएक्सपीरियंस होने की बात करता हूं, उसको बीच में से निकालो। तो फिर अगर आंसर ये आता है तो वो गैस इस इक्वेशन को ओबे करती है, अगर ये आंसर नहीं आता तो वो गैस इस इक्वेशन को ओबे नहीं कर रही। अब जरा सुनना बात, अगर आप लेते ना आइडियल गैस, गैस लॉज को भी, जनरल गैस इक्वेशन को भी तमाम कंडीशन पे ओबे करती है। टेम्परेचर कम हो, ज्यादा हो, प्रेशर कम हो, ज्यादा ओबे करती है। लेकिन जब आप रियल गैस की बात करते हैं, रियल गैस भी इस इक्वेशन को ओबे करती है, इसके मुताबिक आंसर देती है, लेकिन तमाम कंडीशन पर नहीं। खासतौर पे लो टेम्परेचर पर और हाई प्रेशर पे जाकर, इन 2 कंडीशन पे जाकर रियल गैसेस गैस लॉज को ओबे नहीं करती। यह लफ्ज ओबे को समझना है। गैस लॉज जो मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, उसमें हम 4 चीजों के दरमियान रिलेशन पढ़ेंगे। हम वॉल्यूम पढ़ेंगे, प्रेशर पढ़ेंगे, अमाउंट ऑफ गैस पढ़ेंगे, टेम्परेचर पढ़ेंगे। इन 4 में से हर गैस लॉ में 2 चीजें कांस्टेंट रहेंगी और 2 जो फैक्टर हैं वो वेरिएबल होंगे। ये मेरी बातें, ये आपने बुनियादी बातों को समझना है। बॉयल्स लॉ पे, बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट, द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस, द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अल्फाज पे गौर करना, मैंने क्या लफ्ज बोला, मैंने कहा द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस, गिवन मास ऑफ अ गैस। इस लफ्ज पे अगर आपको ग्रिप आ जाए ना, वॉल्यूम तो ये आ गया ना भाई, गिवन मास ऑफ अ गैस से क्या मुराद है, गिवन मास ऑफ अ गैस। गिवन मास ऑफ अ गैस का मतलब है गैस का दिया गया मास, जिसमें आप ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंटेशन कोई चेंज नहीं करेंगे। इसका मतलब है जो अमाउंट ऑफ गैस है, मास ऑफ गैस है, मास से फिर हम मोल बना लेते हैं। तो गिवन मास ऑफ गैस का मतलब है कि n नंबर ऑफ मोल्स वो क्या है, कांस्टेंट है। जहां भी गिवन मास ऑफ गैस आए उसका मतलब है वो कह रहा है कि आपके नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट। तो इसका मतलब हुआ Vp के डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। ये 2 बातें। अच्छा, आप इसको ना नेक्स्ट फॉर्म में लाएंगे तो PV दैट इज इक्वल टू K, और K को हम कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। जरा मेरी बात को मैं 2 चीजें आप तक कन्वे करना चाहता। अच्छा, इसको मैं फर्दर भी लिख सकता हूं, मैं लिखता हूं P1 V1 P2 V2 दैट इज इक्वल टू K। ये आ जाए, ये तीनों की तीनों बॉयल्स लॉ ही है। अब जरा ना इनको समझो, ये क्या बोल रही हैं, ये कहती क्या है, जरा इसको समझो। पहले पॉइंट, ये पहला पॉइंट कह रहा है कि वॉल्यूम और प्रेशर में इनवर्स रिलेशन है।
मसलन जितने गुना आप प्रेशर बढ़ाएंगे उतने गुना वॉल्यूम कम होगा। मैं एक बात लिखता हूं, उर्दू में लिखूंगा। मैं कहता हूं कि ये रिलेशन नंबर 1 वाला वो हमें क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि जितने गुना टाइम्स आप प्रेशर बढ़ाएंगे उतने गुना वॉल्यूम कम होगा। इनवर्स है ना, लेकिन शर्त है ये, बशर्ते के शर्त है 3 चीजें पूरी करो। नंबर 1, पहला पॉइंट, वॉल्यूम जो टेम्परेचर है ये कांस्टेंट हो, उस दौरान आप टेम्परेचर को कम ज्यादा नहीं होने देंगे। नंबर 2, अमाउंट ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल्स, ये भी कांस्टेंट हो। और असल तीसरी बात है, और वो नंबर 3, वो क्या है, द गैस शुड बी आइडियल गैस। तो ये ऊपर वाली बात आ गई। अब इस पे आ जाओ, ये के क्या है, के को हम कहते हैं ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। ये अब के को देख लो, के को हम कहते हैं ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। के जो है ना, ये किस पे डिपेंड करता है, के 3 चीजों पे डिपेंड करता है। के डिपेंड करता है एन पे, आई मीन अमाउंट ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। अगर आप मैं फर्ज करता हूं आप ये करें, आप एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें, आप उसमें अमाउंट ऑफ गैस चेंज ना करें, टेम्परेचर चेंज ना करें, के की वैल्यू जो है वो 1 आएगी। प्रेशर बढ़ाते जाओ वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर और बढ़ाओ वॉल्यूम और कम होगा। के की वैल्यू सपोज 2 आई है। अगर आप एन और टी दोनों को चेंज नहीं करेंगे तो जितना मर्जी प्रेशर बढ़ाओ, जितना मर्जी वॉल्यूम कम आए, आंसर आपका 2 आता जाएगा। लेकिन अगर आप अमाउंट ऑफ गैस को चेंज कर देते हैं या टेम्परेचर को चेंज कर देते हैं, अब जो इन दोनों का प्रोडक्ट वो 2 नहीं आएगा, वो 2 से कम या ज्यादा हो जाएगा। ये अभी मैं आपको ना ग्राफ के जरिए भी समझाता हूं। और तीसरी बात, के डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस। ये मेरी बात जो है ना, ये इस पे आपने जरा फोकस करना है। मैं अभी ग्राफ से आपको समझाऊंगा। ये था इसके आगाज। अब आ जाओ ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। ग्राफ के जरिए मैं आपके साथ ना 3 ग्राफ शेयर करता हूं। 3, नंबर 1, पहला ग्राफ, बेटा जी अगर मैं ये लूं कि P1/V एक ही बात है ना, इधर V लिखो, इधर P लिखो, इधर P लिखो, इधर V लिखो, एक ही बात है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा जी, अगर मैं आपसे ये बात पूछूं कि स्टूडेंट मुझे ये बताओ कि प्रेशर में और वॉल्यूम में क्या रिलेशन है, तो आप कहेंगे दोनों में इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स है। जब 2 क्वांटिटीज में इनवर्स रिलेशन आता है, देन यू हैव अ कर्व। आपके पास ये कर्व आती, इस तरह कर्व आ जाए ठीक है, इस तरह कर्व आ जाए ये भी ठीक है, कर्व आएगी। अब आपने करना क्या है, आपने ग्राफ प्लॉट करना है। इस ग्राफ में आपने एक्स एक्सिस पर एब्सिसा, इस पर दोनों में से कोई एक चीज है, प्रेशर ले लो। ये वाई एक्सिस है, ऑर्डिनेट इस पे वॉल्यूम को ले लो। यू हैव टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, और एक्सपेरिमेंट का जो डाटा है वो यहां पे पुट करना। मैं ना असल में इन बातों को समझाना चाह रहा हूं, ये मैं बातें समझाना चाह रहा हूं, मैं इन बातों को समझाना चाह रहा हूं। अच्छा सुनो, आपने एक्सपेरिमेंट क्या परफॉर्म किया, आपने ये एक कंटेनर लिया, इसमें आपने गैस ली, कितनी ली, मैं फर्ज करता हूं आपने 1 मोल गैस ली, 1 मोल। और आपने क्या काम करना है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट आपने अमाउंट ऑफ गैस को चेंज नहीं करना, 1 मोल ही रहे। आपने टेम्परेचर का फर्ज कर रहा हूं 25 डिग्री सेंटीग्रेड रखा। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट आपने टेम्परेचर कम ज्यादा नहीं होने देना, इसलिए आप इसको थर्मोस्टेट के ऊपर रख दो। थर्मोस्टेट इसके टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेगा। अब प्रेशर कितना है, प्रेशर इसका फर्ज करता हूं 1 एटमॉस्फेयर, फर्ज कर रहा हूं 1 एटमॉस्फेयर। और इस पर वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम में फर्ज कर रहा हूं 1 dm³ है। इसको मैं P1 कहता हूं, इसको मैं V1 कहता हूं। ये वो प्रेशर और वॉल्यूम है जो एक्सपेरिमेंटेशन के दौरान पहली दफा आया। अब आप काम ये करो, अब आपने एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया, आप प्रेशर को 1 एटमॉस्फेयर से 2 एटमॉस्फेयर कर दो। पहले 1 एटमॉस्फेयर था, अब 2 एटमॉस्फेयर करो।
जो ही आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम कम होके हाफ डीएम क्यूब हो गए। मतलब अगर आपने प्रेशर 2 गुना बढ़ाया, डबल किया, तो वॉल्यूम हाफ रह गया, 2 गुना कम हो गया। आप ना मजीद प्रेशर बढ़ा के 4 एटमॉस्फेयर कर दो, 2 का भी डबल कर दो, वॉल्यूम कम होके 1/4 रह जाएगा। अब प्रेशर बढ़ा के 8 एटमॉस्फेयर कर दो, 4 का भी डबल, वॉल्यूम कम होके 1/8 रह जाएगा। आप प्रेशर बढ़ा के 16 कर दो, वॉल्यूम कम होके 1/16 रह जाएगा। हो क्या रहा है? आप जितने गुना आप प्रेशर बढ़ा रहे उतने गुना वॉल्यूम कम हो रहा है, बशर्ते कि आप उस दौरान और गैस ऐड या नहीं निकालेंगे, आप टेम्परेचर को चेंज नहीं करेंगे। और जो आपने गैस ली हुई वो कौन सी है? आइडियल। अब ये जो सारा डाटा है इसको यहां पे पुट करो। जब पुट करेंगे तो आपके पास ये कर्व आती है, ये कर्व। इस कर्व के 2 नाम है। इस कर्व को हम कहते हैं कि दिस वन इज आइसोथर्म। आइसो मीन कांस्टेंट, थर्म मीन हीट, यानी वो कर्व जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे हासिल होती है। इस दौरान जो टेम्परेचर है वो हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन रखते हैं, और इस दौरान जो अमाउंट ऑफ गैस है वो 1 मोल है। अच्छा, इसका एक और नाम भी है। दिस कर्व इज आल्सो कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। दिस कर्व इज आल्सो कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये मैं बोल देता हूं, अगर स्पेलिंग आपको समझ नहीं है तो मैं बोल तो रहा हूं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये जो आपके पास कर्व हासिल हुई ना, ये इस एक्सपेरिमेंट के नतीजे में, ये आपने एक दिन एक्सपेरिमेंट किया, अब आप घर चले जाए, अब अगले दिन आए। अब मैं आपसे क्या कहता हूं? मैं कहता हूं बेटा जी आज आपने दोबारा एक्सपेरिमेंट करना है, लेकिन आज आप एक्सपेरिमेंट 25 पे नहीं करेंगे, आप 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे करेंगे। अमाउंट ऑफ गैस वो 1 मोल ही रहने दो। जो ही आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ेगा और पिस्टन नीचे से किधर चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। अब जो आप एक्सपेरिमेंटेशन शुरू करेंगे ना, उस पे प्रेशर तो गैस का 1 एटमॉस्फेयर है, लेकिन अब वॉल्यूम 1 डीएम क्यूब के बजाय अब वॉल्यूम क्या हो गया? 2 डीएम क्यूब है। मैं फर्ज कर रहा हूं। अब एक्सपेरिमेंट शुरू कर दो, और उस एक्सपेरिमेंट के दौरान अब टेम्परेचर इतना, अमाउंट ऑफ गैस इतनी रखनी है। दोबारा आपके पास प्रेशर बढ़ाते जाओगे, वॉल्यूम कम हो जाता है, 2 डीएम क्यूब, 1 डीएम क्यूब, हाफ, 1/4, 1/8, वो होता जाएगा। अब आप ये नया डाटा लेके जो आपने 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिया, अब नया ग्राफ प्लॉट करो। अब जो ग्राफ आएगा, जो कर्व आएगी, जो आइसोथर्म आएगी, वो यहां आएगी, यानी पहले से दूर आएगी। अगले दिन और एक्सपेरिमेंट करो, आप 50 के बजाय 70 डिग्री सेंटीग्रेड, कर्व ऊपर आएगी। लेकिन अगर आप 25 के बजाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे करोगे तो कर्व इधर आएगी। इसका मतलब है कि मुख्तलिफ टेम्परेचर पर आपके पास डिफरेंट, हाई टेम्परेचर पर जो कर्व आएगी, जो आइसोथर्म आएगी, दैट विल बी अवे फ्रॉम द एक्सिस, और लो टेम्परेचर पर दैट विल बी टुवर्ड्स। इसी तरह आप टेम्परेचर को मत छेड़ो, आप अमाउंट ऑफ गैस की बात करो। अगर 1 मोल पे ये कर्व आती है तो 2 मोल पे जो कर्व आएगी वो पहले से अवे आएगी, और 0.5 हाफ मोल पे जो कर्व आएगी वो। ये मेरी पहली बात थी जो मैंने आपको समझाई। अब आगे बढ़े, आपके पास नंबर 2, दूसरा जो आपके सामने ग्राफ डिस्कस करने जा रहा हूं। स्टूडेंट, मैं दोबारा लिखता हूं, P प्रोपोर्शनल 1/V, यही मैंने लिखा, P 1/V, P 1/V। अब पहले मैंने आपसे कहा कि प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन क्या, आपने कहा इनवर्स। अब मैं क्वेश्चन क्या करता हूं? अब मैं कहता हूं बताओ प्रेशर और 1/V में क्या रिलेशन है। याद रखना, V है वॉल्यूम, 1/V है इनवर्स ऑफ वॉल्यूम, इनवर्स ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम का उलट। अगर V 2 है तो इनवर्स ऑफ वॉल्यूम हाफ है। अगर वॉल्यूम 4 है, 4 डीएम क्यूब, तो इनवर्स ऑफ वॉल्यूम 1/4 है, 0.2 डीएम क्यूब है, 25 डीएम क्यूब है। इसका मतलब है ये इसका उलट है। अब अगर मैं कहूं कि प्रेशर और इनवर्स ऑफ वॉल्यूम में क्या रिलेशन है, तो आंसर वेरी सिंपल, आंसर है ये डायरेक्ट रिलेशन है। बेटा जी, अगर 2 क्वांटिटीज में डायरेक्ट रिलेशन हो तो जब हम उसका ग्राफ बनाते हैं ना, तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन आती है। ये स्ट्रेट लाइन यूं भी हो सकती है,
ये स्ट्रेट लाइन यूं भी हो सकती है, ये स्ट्रेट लाइन यूं भी हो सकती है, ये एक हमें बताता है। अब ग्राफ प्लॉट करो, ये आपके पास ग्राफ है। ग्राफ में आप एक्स एक्सिस एब्सिसा, वाई एक्सिस ऑर्डिनेट, और अब एक काम करो, दोनों में से जो मर्जी इधर ले लो, जो मर्जी इधर ले लो। मैं क्या करता हूं, मैं ना इनवर्स ऑफ वॉल्यूम को इधर ले लेता हूं, प्रेशर को इधर ले लेता हूं, ये दो चीजें। अब यही जो आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था 25 पे, इसी 25 डिग्री वाले एक्सपेरिमेंट का 1 मोल गैस, उसका डाटा ले लो, उस डाटा को यहां प्लॉट करो। आपको प्रेशर 1, 2, 4, 8 इसमें चेंज करने में कोई वो तो आपने वैसे ही लिखना। हाँ, जो वॉल्यूम था ना 1 dm³ हाफ, ये वाला, इसको आपने v को क्या कर देना 1/v, उसको उलट कर देना। अब ग्राफ प्लॉट करो। जब ग्राफ प्लॉट करेंगे ना तो आपके पास ये स्ट्रेट लाइन आती है, ये स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन कब आई, जब टेम्परेचर आपने 25 रखा। ये आई जब आपने अमाउंट ऑफ गैस कितनी रखी, 1 मोल। अब एक और बात, आपने 25 के बाद 50 पे भी एक्सपेरिमेंटेशन की थी ना, अब उसका डाटा यहां पे। अब आपने 20 की बजाय 50 हाई टेम्परेचर पे जो एक्सपेरिमेंटेशन की, उसका ग्राफ प्लॉट करो। आएगा तो वो भी स्ट्रेट लाइन, लेकिन जो हाई टेम्परेचर पे स्ट्रेट लाइन आएगी, दैट विल बी टुवर्ड्स, ये एमसीक्यू है, दैट विल बी टुवर्ड्स द प्रेशर एक्सिस। वो इस तरफ आएगी। ये कहां पे आ रही है, ये जब टेम्परेचर आपने दिया 50, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाई टेम्परेचर पर या अमाउंट ऑफ गैस आप बढ़ाएंगे तो नई जो स्ट्रेट लाइन बनेगी, दैट इज टुवर्ड्स द प्रेशर एक्सिस। ये नहीं कहना वाई एक्सिस, ये नहीं कहना एक्स एक्सिस, आपने कहना दैट इज विल बी टुवर्ड्स द प्रेशर एक्सिस। और अगर 25 की बजाय मैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक्सपेरिमेंटेशन करूं तो जो आपके पास स्ट्रेट लाइन बनेगी, दैट विल बी टुवर्ड्स द 1/v, दैट विल बी अवे फ्रॉम द प्रेशर एक्सिस। नंबर 3, तीसरा ग्राफ तो इस पूरी डिस्कशन की जान है। तीसरे ग्राफ में ये आपको मैं बातें बताऊंगा कि ये के किस पे डिपेंड करता है, इसको जरा सुनना। तीसरे ग्राफ में मैं क्या लेता हूं, आप जानते हैं ना ये वाला PV इज इक्वल टू K, PV दैट इज इक्वल टू K। ये इसको मैं लेता हूं वाई एक्सिस पे ले लेता हूं, और प्रेशर को मैं एक्स एक्सिस पे ले लेता हूं। ये मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं। अच्छा, ग्राफ में क्या आया, ग्राफ में ये मेरे पास, ग्राफ में ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इधर मैं प्रेशर को लेता हूं, इधर मैं PV ओवर दैट इज इक्वल टू K। PV में लिख दूं तो ठीक है, K में लिख दूं फिर भी ठीक है, दोनों में से जो मर्जी लिख लो, मैंने दोनों ही लिख दिए। अच्छा, अब जरा सुनना, ये है प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, 2 एटमॉस्फेयर, 4, 8 वगैरह वगैरह, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो भी है, और आप इसको एटमॉस्फेयर में, सपोज आप एटमॉस्फेयर में ले रहे। इधर ये 0.5 है, K की वैल्यू 0.5, यहां K की वैल्यू 1.0, यहां K की वैल्यू 1.5, यहां K की वैल्यू 2.0। K या PV, K प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब जरा बात सुनो, आपने फर्ज करते हैं आइडियल गैस लिया, आपने आइडियल गैस को लिया, ये जो एक्सपेरिमेंट आपने परफॉर्म किया, मैं इसका डाटा लिखता हूं, आपके पास ये लाइन आएगी, ये है जब n आप लेंगे 1 मोल, जब टेम्परेचर आप लेंगे 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और जब गैस क्या होगी, आइडियल गैस, आइडियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास ये लाइन। अब एक काम तो करो, अब काम ये करो कि आप वो 25 वाला नहीं, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो डाटा था ना हाई टेम्परेचर पे, आप उस डाटे की बेस पे अब ग्राफ प्लॉट करो। जब आपने, फर्ज कर रहा हूं, जब आपने 25 लिया था तो K की वैल्यू क्या आ गई, सॉरी K की वैल्यू हम ना, आई एम सॉरी K को हम ना यहां पे लेते हैं ना, K की वैल्यू आपके पास ये आ गई। ये K की वैल्यू कब आती है, जब आप टेम्परेचर 25 लेते हैं। अब एक काम करो, अब टेम्परेचर 25 की बजाय 50 वाला लो, अब नया ग्राफ प्लॉट करो। अब आपके पास आएगी तो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल, लेकिन अब 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो यहां आएगी। मतलब 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपके पास K की वैल्यू 1 नहीं होगी, 1 से बढ़ जाएगी।
इसका मतलब है के की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है? टेम्परेचर पे। टेम्परेचर चेंज होने पर के की वैल्यू क्या हो गई? चेंज होगी। अमाउंट ऑफ गैस को ले लो, यहां पे गैस आपने क्या ली? 1 मोल। अब दोबारा एक्सपेरिमेंटेशन करो, टेम्परेचर 25 ही रखो लेकिन गैस 2 मोल ले लो। अब 2 मोल पे जो आपके पास के की वैल्यू आएगी वो ये नहीं होगी, वो ऊपर चली जाएगी। इसका मतलब है कि इन दो चीजों ने, एन और टी, इन दोनों को अगर हम चेंज करते हैं तो के की वैल्यू अफेक्ट होती है, मतलब के इन पे डिपेंड करता है। एक और चीज, और वो है नेचर ऑफ गैस, वो यहां कहां डिपिक्ट हो रही है। स्टूडेंट, अगर आप यहां पे आइडियल गैस लेंगे, यू विल हैव अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर आइडियल गैस। मैं आइडियल गैस की बजाय यहां पे हीलियम ले लेता हूं, हाइड्रोजन ले लेता हूं, मैं नाइट्रोजन ले लेता हूं, मैं कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता हूं। अब हीलियम की सूरत में ना आपके पास ये लाइन आएगी, हीलियम। अगर आप हाइड्रोजन की बात करें ना, ये हीलियम हो गया। हाइड्रोजन की सूरत में ये आएगी, ये H2 है। नाइट्रोजन की सूरत में ये आएगी, ये N2 है। और कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में ये आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। अब जरा देखो, जब आप हीलियम लेते हैं, जब आप आइडियल गैस लेते हैं तो के की वैल्यू ये आ रही है, ये 1 आ रही है। जब आप हीलियम लेते हैं तो क्या यहां पे के की वैल्यू पहले से ज्यादा नहीं होगी? जब आप हाइड्रोजन लेते हैं तो क्या के की वैल्यू ज्यादा नहीं होगी? इसका मतलब है हर एक गैस के लिए के की वैल्यू दूसरी गैस से डिफर करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? द वैल्यू ऑफ के आल्सो डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस। एक और भी, ये जो ग्राफ मैंने आपके सामने बनाया ना, दिस ग्राफ टेल अस द आइडियलिटी ऑफ अ गैस। ये गैस की आइडियलिटी के बारे में बताती है। जितनी कोई गैस, उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन के जितना क्लोज होगा वो आइडियल बिहेवियर शो करती है, और जो गैस स्ट्रेट लाइन से अवे जाती है वो नॉन आइडियल बिहेवियर शो करती है। अगर मैं कहूं कि इन चारों गैसेस में से मोस्ट आइडियल बिहेवियर कौन शो करते, तो आंसर हीलियम। इन चारों में से मोस्ट, सबसे ज्यादा नॉन आइडियल बिहेवियर कौन शो करती, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस ग्राफ के जरिए आप गैसेस की आइडियलिटी को भी चेक कर सकते हैं। स्टूडेंट, दिस वन इज ऑल अबाउट द बॉयल्स लॉ। अब हम बढ़ते हैं चार्ल्स लॉ की तरफ। स्टूडेंट, अब हम आते हैं चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में पहले इसके स्टेटमेंट पे आओ। स्टेटमेंट क्या कहती है? द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस is directly proportional to absolute temperature और at constant pressure। यानी इसमें N and P are constant। ये दो चीजें इसमें कांस्टेंट है, N and P, ये दो चीजें कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब यहां उसने ये नहीं कहा कि द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। नो, उसने कहा है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली। इसका मतलब ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर आम टेम्परेचर से मुख्तलिफ है। यस, यही तो बात समझनी है, बिल्कुल मुख्तलिफ है। देखो, मैं आपसे कहता हूं, मेरा आपसे क्वेश्चन है अबाउट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मैं अगर आपसे स्टूडेंट क्वेश्चन करूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और मैं लिख देता हूं जी 45, ये ऑप्शन ए 45 केल्विन, मैं लिख देता हूं जी -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड, मैं लिख देता हूं जी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मैं लिख देता हूं डी पे जाके 400 डिग्री फ़ारेनहाइट। और मेरा क्वेश्चन है कि इन चारों में से कौन सा एब्सोल्यूट टेम्परेचर है? कौन सा है? अब आप लोगों के ख्याल में ये बीटा है, बीटा एब्सोल्यूट टेम्परेचर। नो, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मैं चलो डेफिनेशन आपको बताता हूं। एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है द टेम्परेचर मेजर्ड ऑन केल्विन स्केल, दैट इज कॉल्ड, यानी केल्विन टेम्परेचर को हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। एब्सोल्यूट टेम्परेचर, द अदर नेम ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज केल्विन टेम्परेचर। केल्विन, तो केल्विन टेम्परेचर को हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं, यानी जिस वैल्यू के साथ के लिखा होगा, केल्विन लिखा होगा, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो फिर ये क्या है? ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर नहीं है। नो, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर नहीं है। दिस वन इज एब्सोल्यूट जीरो। अब इन दोनों में फर्क मैं अभी आपको बताता हूं। अच्छा, क्या रिलेशन आया? रिलेशन है कि ये इसी को मैं आगे बढ़ाता हूं।
V/T दैट इज इक्वल टू K, ये स्मॉल के है, कैपिटल के एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये स्मॉल के है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और फिर हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं जी V1/T1 दैट इज इक्वल टू V2/T2 एंड दिस वन इज इक्वल टू K। ये रिलेशन और एक हम और भी डिस्कस करेंगे। ऑल दिस इज चार्ल्स लॉ। अच्छा, अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपसे ये कहूंगा कि बेटा जी ये रिलेशन देखो, V1/T1 दैट इज इक्वल टू V2/T। ये जो है ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। अगर टेम्परेचर आप लें केल्विन स्केल में तो फिर ये लेफ्ट और राइट हैंड साइड ये बराबर होंगी, लेकिन अगर आप टेम्परेचर जो है वो डिग्री सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट पे लें तो फिर ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगी। ये चार्ल्स लॉ है। अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो इसका मतलब है वो चार्ल्स लॉ वेरीफाई नहीं हो रहा। और ये कब बराबर नहीं होंगी, अगर आप टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट में लेंगे। हां, अगर आप टेम्परेचर को केल्विन स्केल में लेंगे ना तो फिर ये इसका मतलब हुआ कि ये जो केल्विन स्केल है ये चार्ल्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए डिवाइस किया गया। तो अगर हम कहें कि चार्ल्स लॉ किस स्केल पे वेरीफाई होता है, किस स्केल को ओबे करता है, तो आंसर है केल्विन स्केल को, इसको। अच्छा, एक और भी पॉइंट की तरफ आए, और वो क्या है, एक लफ्ज होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, बात होगी, एक होता है एब्सोल्यूट जीरो। मैं ना छोटी सी आपको बात बताना चाहता हूं, ये एब्सोल्यूट जीरो, इसकी तरफ आते हैं। एब्सोल्यूट जीरो, अब ये बात ज़हन में क्या बैठी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर और चीज है, एब्सोल्यूट जीरो और चीज है। एब्सोल्यूट जीरो क्या है, एब्सोल्यूट जीरो है आपके पास 0 केल्विन, ये एब्सोल्यूट जीरो है। एब्सोल्यूट जीरो आपके पास है -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड। एब्सोल्यूट जीरो आपके पास है -459 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये सारे एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो है। अच्छा, और एब्सोल्यूट जीरो को एब्सोल्यूट जीरो क्यों कहते हैं? जब भी मैंने कहा कि एब्सोल्यूट का लफ्ज किसकी तरफ इशारा है, केल्विन स्केल की तरफ। अब केल्विन स्केल में जो जीरो होता है, दिस जीरो इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो। यानी डेफिनेशन क्या आई, द जीरो ऑन केल्विन स्केल इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो। अगर मैं इसको अदर स्केल्स के साथ कंपेयर करूं तो फिर सेंटीग्रेड में इतना, फ़ारेनहाइट में इतना। तो मैं आपको एब्सोल्यूट जीरो के बारे में 3 बातें बताऊंगा। एक बता गया कि द जीरो ऑन केल्विन स्केल इज कॉल्ड। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि एब्सोल्यूट जीरो वो टेम्परेचर होता है एट विच मोलेकुलर मोशन सीजेस, जिस पर मॉलिक्यूल की मोशन रुक जाती है, उसे कहते हैं एब्सोल्यूट। एक और बात, एब्सोल्यूट जीरो इज अ थ्योरेटिकल टेम्परेचर, मतलब यह है कि यह प्रैक्टिकली अचीव नहीं हो सकता। और चौथी बात ज़हन में बिठाना, वो चौथी बात क्या है कि एट दिस टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ गैसेस बिकम जीरो। इस पर वॉल्यूम ऑफ गैसेस जीरो। ये जितनी मैंने बातें आपको बताई है ना, मैं कोशिश करता हूं एक छोटा सा पॉइंट उससे आपको समझाने की कोशिश करूं कि ये मैंने आपको सारा क्या बताया है। ये मैंने सारा आपको एब्सोल्यूट जीरो के बारे में बताया। जरा पॉइंट को समझना। मेरे पास ना ये कंटेनर है, इस कंटेनर में मेरे पास ये गैस है, ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये गैस के मॉलिक्यूल मूव करते हैं, ड्यू टू देयर मोशन दे पोजेस द काइनेटिक एनर्जी। आप तमाम मॉलिक्यूल्स की टोटल काइनेटिक एनर्जी ले लो, जो टोटल काइनेटिक एनर्जी आएगी उसे हम कहते हैं हीट। अब आप एक और काम करो, तमाम मॉलिक्यूल की टोटल काइनेटिक एनर्जी लेकर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर डिवाइड कर दो, तो यू विल हैव द एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड टेम्परेचर। अगर आपसे कोई क्वेश्चन कहे कि हीट और टेम्परेचर में डिफरेंस क्या है, आपके सिंगल वर्ड का, एक लफ्ज का फर्क है। अगर टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस ले, वो हीट है। अगर किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी ले तो वो एवरेज टेम्परेचर, टोटल हीट, बहुत बड़ा फर्क है।
जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए आप हीट और टेम्परेचर दोनों को एक नहीं ले सकते। ये हीट, इसके यूनिट क्या है? जाउल है, किलो जाउल है, वो हीट के यूनिट है। टेम्परेचर का यूनिट तो ये नहीं है ना। टेम्परेचर तो हम मेजर करते हैं केल्विन में, सेंटीग्रेड में, फ़ारेनहाइट में। तो ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। अब सुनो मेरी बात। आप काम क्या करते हैं? आप इस गैस को ठंडा करते हैं, कूल करते हैं। जब आप कूल करते हैं ना, तो एक्चुअली आप मॉलिक्यूल्स को काइनेटिक एनर्जी से महरूम कर रहे हैं। कूलिंग पर काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कम होने की वजह से एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम होगी और टेम्परेचर कम होता जाएगा। आप इतना इसको कूल कर रहे हैं कि मॉलिक्यूल स्लो मूव कर रहे हैं। उसके एवरेज टेम्परेचर, एवरेज काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होगी। एक वक्त आया, मैं फर्ज कर रहा हूं, एक वक्त आया कि आपने इतना कूल कर दिया कि मॉलिक्यूल की मोशन सीज कर गई। कौन सी मोशन? ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशन, किसकी बात कर रहे हैं? ट्रांसलेशनल मोशन। एक वक्त आया आपने इतनी कूलिंग कर दी कि मॉलिक्यूल की ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशन एक से दूसरी जगह मूव करना, वो सीज कर गई, रुक गया। अब द मॉलिक्यूल इज नाउ एट रेस्ट। जब मॉलिक्यूल रेस्ट पे होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 0 और एवरेज भी क्या हो जाएगी? 0। उस टेम्परेचर को, जब मॉलिक्यूल की मोशन सीज कर जाए, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो। और केल्विन स्केल को में हम उसको 0 केल्विन से लेते हैं। एक और बात, और वो भला क्या है? आइंस्टाइन के मुताबिक वो कहते हैं कि आप किसी पार्टिकल जो मूव कर रहे हैं ना, आप उसकी मोशन स्लो कर सकते हैं, स्लोएस्ट कर सकते हैं, सीज नहीं कर सकते। अगर किसी मूविंग पार्टिकल की मोशन को सीज कर दिया जाए, उसका वजूद खत्म हो जाता है। दैट इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। आप किसी चीज के वजूद को खत्म नहीं कर सकते। इसका मतलब है आप मोलेकुलर मोशन सीज नहीं कर सकते, स्लो कर सकते हैं, स्लोएस्ट कर सकते हैं, सीज नहीं कर सकते। अगर सीज नहीं होगी तो 0 केल्विन अचीव नहीं होगा। इसलिए हम इस टेम्परेचर को क्या कहते हैं? ये एक दिस वन इज हाइपोथेटिकल टेम्परेचर। दिस वन इज हाइपोथेटिकल टेम्परेचर, यानी वो टेम्परेचर जो फर्जी है, प्रैक्टिकली अचीव नहीं होता। और ये वो टेम्परेचर है जिस पर अगर गैस गैसियस स्टेट में रहती तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाना था? 0। चूंकि गैस इस टेम्परेचर तक पहुंचने से पहले लिक्विड और सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती। और दूसरी बात, ये टेम्परेचर प्रैक्टिकली अचीव ही नहीं हो सकता। तो अगर वो गैस में रहती भी तो आप इस तक गैस को ठंडा ही नहीं कर पाते। अच्छा, एक और बड़ी खूबसूरत सी बात, और वो क्या? आपने अक्सर देखा होगा कि हम केल्विन के ऊपर डिग्री नहीं लगाते, हम सेंटीग्रेड के ऊपर, हम फ़ारेनहाइट के ऊपर डिग्री का निशान लगाते। क्यों? ये भी इधर ही कॉन्सेप्ट है, ये भी इधर ही नॉलेज है। और वो क्या है बेटा जी? ये जो लफ्ज डिग्री है ना, डिग्री, इसका मतलब होता है बिलो 0, यानी 0 से नीचे आना। जब आप 0 से वैल्यू नीचे आते हैं ना, तो -1, -2, -3 ये होता है। बिलो 0 मीन वैल्यू नेगेटिव में चली गई। जब आप सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर को मेजर करते हैं ना, तो आप इसमें वैल्यू 0 से नीचे लिखते हैं। अब -10, -100, -273.16, -459, आप नेगेटिव में, माइनस में वैल्यू लिखते हैं। लेकिन आप कभी भी केल्विन को -1 नहीं लिखेंगे, कभी नहीं देखा होगा। भाई 0 केल्विन ही अचीव नहीं होता तो -1 कैसे आएगा? चूंकि केल्विन स्केल में टेम्परेचर 0 से नीचे नहीं आता, डिग्री मीन बिलो 0 से नीचे नहीं आता, इसलिए हम इसके ऊपर डिग्री नहीं लगाते। और इनमें जब भी हम टेम्परेचर लिखते हैं तो हम 0 से नीचे मेजर करते हैं, लिहाजा इनके ऊपर क्या लगाना पड़ता है? डिग्री लगाना पड़ता है। तो ये हमारे पास था। अच्छा, एक और बात, साइंटिस्ट की जो एफर्ट्स है ना, वो 0 केल्विन तक तो टेम्परेचर अचीव नहीं हो सका, यानी मुकम्मल तौर पर मोलेकुलर मोशन तो सीज नहीं हो सकी। हां, करीब पहुंच गए हैं। और अब तक की जो एफर्ट है वो 10⁻⁻5 केल्विन तक टेम्परेचर अचीव हो चुका है।
बेटा जी ये 10⁻⁻5 ये वैल्यू 0 से कदरे ज्यादा है, ये 0 से थोड़ी ही सी ज्यादा है, 0 नहीं अचीव हो सका। हम आगे बढ़ते हैं, एक और चीज, और वो क्या है, चार्ल्स लॉ को आगे क्वांटिटेटिव डेफिनिशन ऑफ चार्ल्स लॉ की क्वांटिटेटिव डेफिनिशन, मैं डेफिनिशन नहीं, मैं काम की बात करूंगा। चार्ल्स लॉ की क्वांटिटेटिव डेफिनिशन, उस डेफिनिशन की मैथमेटिकल फॉर्म वो क्या है, VT दैट इज इक्वल टू V0 1 प्लस T/273। एक बात जरा ध्यान में रखना, आमतौर पर साइंटिफिक नोटेशन क्या है, यानी कन्वेंशन नोटेशन नहीं, साइंटिफिक कन्वेंशन क्या है कि जब हम टेम्परेचर को केल्विन में लेते हैं ना तो हम T कैपिटल लिखते हैं, जब टेम्परेचर को हम सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में लेते हैं तो हम T को स्मॉल लिखते हैं। यह आमतौर पर, इस पे अमल होता है या नहीं होता ये बात की बात है। अच्छा, अब मेरे पास ये एक इक्वेशन आ गई, ये चार्ल्स लॉ की क्वांटिटेटिव डेफिनेशन की मैथमेटिकल फॉर्म है। ये इक्वेशन क्या बोल रही है, एंटी टेस्ट एफएससी में इनको याद किया करो, एंटी टेस्ट में इससे अल्फाज उगलवाए करो, पूछो इससे कि क्या बोल रही है। अब ये कह रही है इक्वेशन, ये कह रही है कि अगर आपके पास ये कंटेनर है, इस कंटेनर में आपके पास ये गैस है, ये गैस है, मैं आपसे कहता हूं कि इस गैस का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वॉल्यूम है वो 546 सेंटीमीटर क्यूब है। मैं फर्ज कर रहा हूं V0 वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये नॉट जो है ना ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम है, तो V0 यानी ये V0 ये 546 मैंने अपनी सहूलत के लिए दी फिगर। अब आप किसी भी टेम्परेचर पर मतलब आप कहते हैं जी बताएं कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका वॉल्यूम जो है वो क्या होगा, ये मेरे से क्वेश्चन। अगर किसी अब सुनना मेरे अल्फाज, अगर किसी भी गैस के 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपको उस गैस का वॉल्यूम का पता हो तो किसी भी टेम्परेचर पर 10 हो, 50 हो, 100 हो, 200 हो, -10 हो, -50 हो, जितना मर्जी, तो किसी भी टेम्परेचर पर आप इस इक्वेशन की मदद से उस गैस का वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका वॉल्यूम कितना आएगा, 566 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। मैंने कैसे कैलकुलेट किया भाई, मैंने ना यहां पे वैल्यू पुट की है, या मैंने क्या किया, V0 कितना है 546, 1 प्लस T कितना, किस टेम्परेचर पे 10 पे, और नीचे क्या 273, मैंने इसको सॉल्व किया है। सॉल्व करने के बाद मेरे पास आंसर आया 566 सेंटीमीटर। मैं आपको यह भी नहीं समझाना चाहता, मैं तो आपको एक और बात समझाना चाहता हूं, जरा सुनना मेरी बात यह है, पहला काम करो, ये जो 546 है ना, 546, अगर मैं कहूं कि इसका हाफ कितना होगा, 546 का हाफ कितना होगा, तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 1/2। मैं कहता हूं नहीं यार 546 का 1/10 कितना होगा, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 1/10 पे। मैं एक और बात करता हूं, मैं कहता हूं मुझे बताओ 546 का 1/273 कितना होगा, तो आप इसको इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते। तो 546 का 1/273 मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आ गया, 2। 546 का 1/273 2 आता है। अब जरा सुनना, पॉइंट क्या है, अगर आपको किसी भी गैस का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम का पता हो, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाएं, ये 1 मैंने बढ़ा दिया, तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा, 0 पे जितना है ना उसका 1/273 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो मैंने इसका 1/273 निकाला तो आंसर कितना आ गया, 2, तो 2 बढ़ जाएगा। यानी यहां पे अगर 546 है सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 पे जाके ये क्या होगा, 546 में 2 ऐड करें तो 548। और अगर मैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम करूं, यानी -1 डिग्री सेंटीग्रेड ले लूं, तो फिर इसका मतलब है कि ये इसका 546 का 1/2 यानी 2 कम हो जाएगा, और यहां जाके ये 544 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ये हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर 2 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ता जाता है। अब 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड ले जाओ
तो ये 540 से 550 हो जाएगा। अब 2 से 3 ले जाओ, 2 सेंटीमीटर क्यूब और ऑर्डर। जैसे जैसे अब आपने काम क्या किया, आपने 10 डिग्री सेंटीग्रेड ले गए, तो हर 1 डिग्री सेंटीग्रेड के बदले 2 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ रहा है, तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड के बदले 20, तो 546 से 20 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 566। आपको ना सिर्फ ये रिलेशन आना चाहिए, ना सिर्फ ये रिलेशन आना चाहिए, बल्कि इसकी लैंग्वेज भी आनी चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं। मेरे पास है ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। बड़ी खूबसूरत बात है, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। मैं 2 ग्राफ आपको समझाऊंगा। एक ग्राफ उसमें मैं टेम्परेचर सेंटीग्रेड में लूंगा, एक ग्राफ उसमें टेम्परेचर में केल्विन में लूंगा। 2 ग्राफ आपको समझाता हूं, 2 ग्राफ, एक में सेंटीग्रेड में और एक में केल्विन में। जरा देखो, ये मेरे पास रिलेशन क्या है, रिलेशन यही है ना, V प्रोपोर्शनल टू T, यानी अगर 2 में डायरेक्ट रिलेशन है, वॉल्यूम और टेम्परेचर में डायरेक्ट रिलेशन, तो मैंने कहा अगर डायरेक्ट रिलेशन होगा तो आपके पास क्या आएगी, स्ट्रेट लाइन। अब आप क्या करो, आप ये एक्स एक्सिस ले लो, दिस वन इज एक्स एक्सिस, इस पर आप टेम्परेचर ले लो, और टेम्परेचर को सेंटीग्रेड में समझने के लिए ये है वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस पे जाके आप क्या लोगे, वॉल्यूम, ये वॉल्यूम ले लिया, वॉल्यूम को डीएम क्यूब में ले लो, सेंटीमीटर क्यूब में ले लो, डीएम क्यूब में ले लो, व्हाट एवर द केस। अब इधर टेम्परेचर आपके पास 10 डिग्री, 20, 30, 40, 100 वगैरह जो भी है, इधर प्लस में है, और इधर आपके पास -10, -20, -30 एंड सो ऑन। अब आप एक काम करो, कोई भी गैस लेकर, आइडियल गैस ले लो, जो मर्जी लेनी है, ग्राफ प्लॉट करो। आपके पास ये लाइन आती है, ये यहां स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट यानी यहां पे आके ये खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई? उसके बाद मैंने इसको डॉटेड लाइन में जोड़ दिया, ये, और ये यहां जाके टच करेगी। इसमें मैंने टेम्परेचर नोट किया, तो दिस टेम्परेचर इज -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, जब आप टेम्परेचर कम करते जाते हैं, गैस का वॉल्यूम कम होता जाता है, और यहां जाके गैस का वॉल्यूम क्या हो गया, 0। तो ये वो टेम्परेचर है जिस पर गैस का वॉल्यूम क्या बन गया, 0 हो गया। दिस वन इज एब्सोल्यूट 0। अब इसमें कई क्वेश्चन आते हैं। पहली बात, ये जो लाइन है ये पहले तो सॉलिड है, यहां जाके ये डॉटेड होगी। बेटा जी, जहां तक ये लाइन सॉलिड रहती है वहां तक गैस गैसियस स्टेट में रहती है। इसके बाद कूलिंग इतनी हो जाती है कि वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, और लिक्विड पर चार्ल्स लॉ अप्लाई ही नहीं होता। तो मैंने क्या किया, मैंने फिर इस स्ट्रेट लाइन को एक्स्ट्रापोलेट किया, और मैंने एक्स एक्सिस से मिलाया, तो ये यहां पे जाती है। तो इसका मतलब है ये वो लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है, और इस पर गैस का वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो वो क्या हो गया, 0 हो गया। एक और बड़ी खूबसूरत बात, और वो क्या, एक ही इक्वेशन होती है। इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। इसको हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। इस इक्वेशन में y से मुराद ये वॉल्यूम है, y एक्सिस पे वॉल्यूम, इसमें m से मुराद स्लोप है, स्लोप मीन तिरछापन, ये स्लोप है। ये किस पे डिपेंड करता है, स्लोप दैट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ गैस। अगर आप 1 मोल लेंगे गैस का, स्लोप ये है। अगर आप 2 मोल गैस लेंगे, स्लोप ये बन जाएगा। अल्टीमेटली यहीं पे जाना है। 3 मोल लेंगे, स्लोप ऊपर चला जाएगा। 4 मोल लेंगे, स्लोप, और जितनी आप अमाउंट ऑफ गैस बढ़ाते जाएंगे उतना स्टीपनेस ऑफ स्लोप बढ़ता जाएगा। और ये एक्स है जो आपने वैल्यू एक्स एक्सिस पे ली, और वो आपने टेम्परेचर लिया। व्हाट इज सी? सी को कहते हैं हम इंटरसेप्ट। सी हमें बताता है यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, इसे कहते हैं सी, इंटरसेप्ट। इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। अब ये मैंने आपको जब टेम्परेचर को सेंटीग्रेड में लिया। अब यही ग्राफ जब टेम्परेचर को केल्विन में लेते हैं, जब केल्विन में लेंगे ना, तो आपके पास ये ग्राफ आ जाएगा। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। इधर आपने टेम्परेचर को लिया और केल्विन में,
और इधर आप क्या ले रहे हैं, वॉल्यूम। वही टेम्परेचर जो आपने डिग्री सेंटीग्रेड, अब उसको आप केल्विन में ले जाओ। बेटा जी आपके पास ये स्ट्रेट लाइन आएगी और ये स्ट्रेट लाइन यहां जाके मिल गई, यानी इस पॉइंट पर ये आपके पास क्या होगा, 0 केल्विन, और इस पर जाकर गैस का वॉल्यूम क्या हो गया, 0 हो गया, ये हो गया। अब वो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन दैट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ गैस। अब यहां पे अगर यहां पे मैं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन अप्लाई करूं तो ये होगा y दैट इज इक्वल टू mx प्लस c। यहां c तो होता है ना यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, ये तो बिल्कुल यहां गया, तो यहां पे c क्या आएगा, 0, तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू mx। ये y इज इक्वल टू mx तब आती है जब आप टेम्परेचर केल्विन स्केल में लेंगे, और ये तब आती है जब आप टेम्परेचर किस में लेंगे, सेंटीग्रेड। अब बात स्टूडेंट कहते हैं कि सर आपने तो कहा था कि ये चार्ल्स लॉ तब वेरीफाई होता है जब टेम्परेचर केल्विन में लेंगे, तो इधर आप समझाते हुए यहां भी सेंटीग्रेड में ले रहे हैं, और जब आपने इसकी बात की तो यहां भी आप सेंटीग्रेड में लिए जा रहे हैं। बेटा जी बात को सुना करें, ये जो मैं बातें कर रहा हूं ये चार्ल्स लॉ की एप्लीकेशंस है, उसको समझने के मुख्तलिफ अंदाज हैं। हमारे ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इसमें जो टेम्परेचर है ये डिग्री सेंटीग्रेड में मेजर होता है, हम सारी बातें डिग्री सेंटीग्रेड में कर रहे होते हैं। लिहाजा आपको समझाने के लिए जो मैंने टेम्परेचर का स्केल यूज कर रहा हूं वो डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन जब आप वैल्यूज इसमें पुट करेंगे तो फिर अगर वो टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में होगा तो आप उसको केल्विन में लाएंगे, केल्विन में लाने के बाद आप यहां पे पुट करेंगे और उसके बाद आपके पास आंसर आएगा। स्टूडेंट ऑल दिस इज अबाउट द चार्ल्स लॉ। स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में मैंने आपको यूनिट जो हमारा गैसेस वाला है, इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, प्रेशर एंड यूनिट्स, फिर हमने बॉयल्स लॉ और फिर चार्ल्स लॉ, इसको पढ़ा है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर फजल फरमाए और इल्म फैलाने के इस अमल में आप मेरे हमनवा, मेरे साथी बन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।